स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ चैनल वंस अगेन। आई होप आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छा गया हो। अगर अच्छा गया है वेल एंड गुड, नहीं अच्छा गया है तो प्लीज़ उस चीज़ को वहीं पर छोड़ दो और अपने आने वाले फिजिक्स के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए तो भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एवरी चैप्टर, प्लस आपको कौन सा चैप्टर पहले कवर करना है, प्लस आपको कितना सिलेबस कवर करना है पास होने के लिए, पासिंग मार्क्स लेने के लिए। उसके साथ साथ कुछ और भी टिप्स आपको देने वाली हूँ और उसके साथ आपको मोटिवेशन, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको पास अगर होना है, आपको 45 प्लस मार्क्स चाहिए, बहुत ईजीली मिलेंगे। बट प्लीज़ एक कंडीशन है कि आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, अदरवाइज बाद में मत कहना मैं आपने जो बताया वो आया नहीं। ओके, तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना। सबसे पहले आपके साथ मैं ये बात करना चाहूँगी, अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो मिलेंगी जो आने वाले एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए, तो उनके लिए प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी, पहली और लास्ट टिप मेरी यही रहती है कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आप सिलेबस कंप्लीट करे बिना एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर करो। ये अलग बात है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने हैं सिर्फ इस टाइम पर अगर पास होना है तो, लेकिन एक भी चैप्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आप स्किप करके जाओ। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आप पढ़ के ही जाओगे। ओके, विच मीन्स कि कंप्लीट सिलेबस आपको करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि टाइम टेबल के ऊपर कि 22 आवर्स का मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अदरवाइज जितने भी आवर्स यहाँ पे आपको बताऊंगी वो उतने आवर्स के ही चैप्टर हैं, उससे आगे उस चैप्टर को आपको टाइम नहीं देना है अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो अराउंड 15 आवर्स का ये पूरा प्लान है। उसके साथ जो बचे 7 आवर्स हैं वो मैंने रिविजन को दिए हैं। 15 आवर्स पढ़ोगे, 15 से 16 हो सकता है, 18 हो सकता है, लेकिन रिविजन के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे रखना अपने पास। ओके, सबसे पहले जो आपका ये आधा दिन जो बचा है आज का, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप करने वाले हो ड्यूअल नेचर। सबसे पहले क्या करोगे, 1 घंटे में करोगे ड्यूअल नेचर, जिसको आपको कंप्लीट कर लेना है। देन आप करोगे एटम्स, एटम को भी आपको 1 घंटे के अंदर कम से कम कंप्लीट करने लेना है। उसके बाद हम चलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बड़ा चैप्टर है, देर में कंप्लीट होता है आई नो, बट इसको आपको कितनी देर में कंप्लीट कर लेना है, अराउंड 2 आवर्स के अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का, तो इससे आपको मार्क्स के वेटेज से ही पता चल रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ कम्युनिकेशन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एज वेल एज 5 मार्क्स का ये आता है चैप्टर। 1 घंटे के अंदर आप इसको इजीली कर लोगे, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करने हैं। छोटा चैप्टर है लेकिन मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको इन सभी आवर्स को अगर आप कैलकुलेट करो तो 5 आवर्स बनते हैं, लेकिन मार्क्स अगर कैलकुलेट करो तो 19 मार्क्स आपको इन सभी को अगर अच्छे से करते हो तो मिल जाएंगे। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स के बहुत पास पहुँच चुके हैं हम। नेक्स्ट हम चलते हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है, जो आपका रात का टाइम है, आपको 1 से 2 बजे तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो रात के टाइम में आप क्या करोगे, जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट है ना वो निपटा देना। रे ऑप्टिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स 1-1 घंटे में हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा आप कर सकते हो 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा आप वेव ऑप्टिक्स को भी दे सकते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठोगे उसमें आप क्या करोगे, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोस्टैट्स एज वेल एज सेमीकंडक्टर। ओके, इसमें क्या करना है आपको, इलेक्ट्रोस्टैट्स में थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि बेसिक्स चैप्टर हैं तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। जो टॉपिक्स बताऊंगी सिर्फ वही पढ़ने हैं। ठीक है, तो 3 घंटा यहाँ पर आपको देना है। उसके साथ साथ सेमीकंडक्टर में 2 घंटे आप अगर लगाओगे तो बहुत अच्छा आउटपुट निकल के आ सकता है और मार्क्स भी बहुत अच्छे मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर हमारा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको आगे कवर करने हैं कल के बचे हुए दिन में। पहले कल के आधे दिन में आप ये शुरुआत के चैप्टर्स कंप्लीट करोगे, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोस्टैट्स एज वेल एज सेमीकंडक्टर। लेकिन जो बाकी का बचा हुआ दिन होगा उसके अंदर आपको क्या करना है, जितनी जल्दी हो सके 2, 3, 4, 5 ये 5 घंटे आपको अपने दिन में से निकालने हैं। चाहे आप कैसे भी निकालोगे वो आपकी हेडेक है, लेकिन आपको ये 5 घंटे निकालने हैं, जिनमें से 2 घंटे आपको देने हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म यूनिट को। इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर जो आपको आगे बताऊंगी। उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी आपको 2 घंटे देने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 1 घंटे के अंदर मोर देन इनफ टाइम है, हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हर एक बच्चे को पढ़नी चाहिए अगर उसे पासिंग मार्क्स लेके आने हैं, और हर एक उस बच्चे को भी पढ़ने चाहिए जिसको 95 प्लस लेके आने हैं। तो आप क्या करोगे कि मैं आपको कुछ लॉज बता रही हूँ फिजिक्स के, जिसकी वजह से आप पासिंग मार्क्स तो ईजिली स्कोर कर लोगे। वो क्या क्या है, पहला है गॉस लॉ, दूसरा है किरचॉफ्स लॉ, इसके न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं।
फिर उसके बाद है कूलम्स लॉ, ओम्स लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, बायोट-सैवर्ट लॉ, फैराडेज लॉ, स्नेल्स लॉ, क्यूरीज लॉ, लेंस लॉ, मैलिस लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ, बोर्स पोस्टुलेट एज वेल एज रेडियो एक्टिव डीके लॉ। ये सभी लॉज आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं होंगे तो इनके बिना पास होना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो प्लीज़ इन लॉज को याद रखना। उसके साथ साथ कुछ ऐसे डिवाइसेज होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके, तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द प्रिंसिपल्स ऑफ पोटेंशियोमीटर, ट्रांसफॉर्मर, साइक्लोट्रॉन, मीटर ब्रिज, जनरेटर, गैल्वेनोमीटर एज वेल एज सोलेनॉइड। इन सभी के जो प्रिंसिपल हैं वो प्लीज़ रट कर चले जाना, फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। लॉज बता दिए आपको, मैंने आपको प्रिंसिपल्स बता दिए। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सभी चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। आपको मुश्किल से 1.5 घंटा लगेगा, वो भी मैक्स टू मैक्स बता रही हूँ, 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन आपका फिजिक्स का बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट से। इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर देखिए कुछ ऐसी आपको मैं बताऊंगी डेफिनेशन जो कि इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं यहाँ पर ग्रीन से टिक करने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है ना वो आप ज़्यादा करिए, उनको रिवाइज भी करिए, लेकिन जो कम इंपॉर्टेंट है उसको आप एक बार करके एक बार पढ़ के छोड़ सकते हो। ओके, इलेक्ट्रोस्टैट में तीनों ही जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि आपको उसको 2 से 3 बार रिवाइज करना पड़े। ओके, एक बार पढ़ो और छोड़ दो। पढ़ना सब कुछ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ पढ़ना नहीं है, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन एक बार पढ़ो, वापस से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पर ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली डेफिनेशन है वो क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, नेक्स्ट है हमारा रेसिस्टिविटी। ना रेसिस्टिविटी के ऊपर ना हर साल क्वेश्चन आते हैं। अब मैं बताती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है। पहला ईएमएफ ऑफ सेल, सेकंड है आपका इंटरनल रेसिस्टेंस, उसके बाद जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोबिलिटी और रेसिस्टिविटी। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको वापस से करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन इनकी डेफिनेशन ईएमएफ ऑफ सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, रेसिस्टिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी यूनिट एज वेल एज इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं जो क्या है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो आपसे क्वेश्चन के अंदर अगर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोला जा रहा है तो वो भी किसके बारे में पूछ रहे हैं? वो रेसिस्टिविटी के बारे में। ओके, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर पर। इसके अंदर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ डिप एंड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या है? रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी। मैग्नेट वाला जो दूसरा चैप्टर है उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? हमारा करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी सिलेक्टर, थर्ड है हमारा पिच, एंड फोर्थ है डिफाइंड 1 न्यूटन। लेकिन इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? पिच एंड डिफाइन ऑफ 1 न्यूटन। ओके, याद रखिएगा कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर ये सभी आपको पढ़कर जाने हैं, अगर फेल नहीं होना है तो। ठीक है, फेल नहीं होना है तो प्लीज़ पढ़ लेना, स्किप मत करना वीडियो को। एक एक टॉपिक बताऊंगी, चैप्टर वाइज बताऊंगी, बहुत काम में आएंगे। ठीक है, थोड़ी 20 से 30 मिनट की वीडियो है, इसको पूरा देखना। नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं। पहला आता है मोशनल ईएमएफ, दूसरा है सेल्फ इंडक्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन जो एडी करंट है ना ये इंपॉर्टेंट में आता है, आप इसको एक बार पढ़कर छोड़ सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ना ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर क्या क्या आ जाता है आपका? पहला है क्यू फैक्टर, दूसरा है आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, तीसरा है आपका एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? तीनों ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट है तीनों। उसके बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि जिन पे मैं ग्रीन टिक लगाऊंगी, जिनको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, वो आपको जरूर करनी है, उनको आप स्किप नहीं कर सकते हो। लेकिन जिन पर मैं ग्रीन टिक नहीं लगा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप एक बार करके छोड़ सकते हो। आई होप क्लियर हो गया हो। बाद में कंफ्यूजन मत रखना, बाद में मत कहना मैं आपने बोला था इसको स्किप कर दो, नंबर आ जाएंगे, फिर भी ऐसा नहीं है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट है? पहला डिस्प्लेसमेंट करंट, दूसरा है कंडक्शन करंट, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? वेव फ्रंट, कोहेरेंट सोर्सेज, इंटरफेरेंस, डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्जन एज वेल एज पावर ऑफ लेंस। ऑप्टिक्स 14 मार्क्स का चैप्टर है पूरा, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स मिलाकर, और बहुत ही वेटेज रखता है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा निकल कर
नंबर आते हैं, लेकिन इसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या है? पहला है कोहेरेंट सोर्सेज, दूसरा है आपका डिस्पर्सिव पावर, तीसरा है आपका एंगुलर डिस्पर्जन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आप बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जा सकते हो, इन पर न्यूमेरिकल्स वगैरह सब बनते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियस पर। एटम्स एंड न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस वाला चैप्टर है ना, उसके अंदर आपका आ जाता है बाइंडिंग एनर्जी, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में से इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंपॉर्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। थर्ड आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि क्लोजेस्ट अप्रोच जब आप रखोगे उसका डिस्टेंस क्या होगा। चौथा है आपका मॉडरेटर, जिसके सिर्फ यूजेस ध्यान में रखिएगा। और पांचवा है आपका इम्पैक्ट पैरामीटर। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं ड्यूअल नेचर पर। ड्यूअल नेचर के अंदर तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन एज वेल एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, कोई बात नहीं, ये डेफिनेशंस और आगे जो आपको वीडियो में बताऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनको जरूर कर लेना। नेक्स्ट हम चलते हैं सेमीकंडक्टर पर। सेमीकंडक्टर चैप्टर बड़ा चैप्टर है, बट अच्छे मार्क्स आपको दिलवा सकता है अगर आप अच्छे से उसको प्रिपेयर करो। पहला है वैलेंस बैंड, दूसरा है कंडक्शन बैंड, थर्ड इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, फोर्थ एम्पलीफायर की यूजेस, फिफ्थ है डिप्लीशन लेयर, सिक्स्थ है पोटेंशियल बैरियर। लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़कर जाना है? फर्स्ट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, सेकंड इज आपका डिप्लीशन लेयर, थर्ड इज आपका पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप करके नहीं जा सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा लास्ट चैप्टर कम्युनिकेशन पर। ना कम्युनिकेशन के अंदर क्या आता है? रिपीटर्स, डीमॉड्यूलेशन, अगर डीमॉड्यूलेशन की बात आई है तो मॉड्यूलेशन भी इंपॉर्टेंट है, फिर ट्रांसमीटर, रिसीवर, अटेन्यूएशन एज वेल एज बैंड पास फिल्टर। ओके, तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मॉड्यूलेशन, रिपीटर्स, बैंड पास फिल्टर, अटेन्यूएशन। ओके, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको स्किप करके मत जाना, अदरवाइज बाद में एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पछताओगे कि यार ये वाला पढ़ लिया होता, ये डेफिनेशन तो यार इतनी छोटी सी थी, इससे मुझे 1 मार्क तो मिल ही जाता। ओके, उसके बाद हम चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चैप्टर वाइज टॉपिक्स सभी बताऊंगी, इन सभी टॉपिक्स को आपको करके जाना है। और जब मैंने आपको बोला था कि आपको 1 घंटा इस चैप्टर को देना है, 2 घंटा इस चैप्टर को देना है, तो उस 1 से 2 घंटे के अंदर आपको क्या पढ़ना है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट्स 8 मार्क का चैप्टर है, यानी कि पूरे 2 चैप्टर्स आ जाते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर 8 मार्क्स बनते हैं आपके, तो यानी कि काफ़ी हैवी वेटेज है। इसके अंदर आपको गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन ध्यान में रखनी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम आते हैं इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके बाद फोर्थ है आपका एनर्जी डेंसिटी और फिफ्थ है आपका एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ये सभी टॉपिक्स ना आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, आप इनको स्किप करके तो बिल्कुल जा ही नहीं सकते हो। ओके, इसके अलावा अगर टाइम बच जाता है तो एक और टॉपिक बोलना चाहूंगी, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। प्लीज इसको पढ़ लेना अगर टाइम बचे तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, स्किप करके जा सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। मार्क्स कितने हैं? 7 मार्क्स आपको देगा। इसके ऊपर टाइम मैंने जितना आपको बताया उतना ही देना, 1 से 2 घंटे ही देना। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर आपके बनते हैं पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, किरचॉफ्स लॉ, उसके इक्वेशन एज वेल एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जो यहाँ पर न्यूमेरिकल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल आता है, और वो न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा? या तो पोटेंशियोमीटर से या फिर किरचॉफ्स लॉ से। अगर किरचॉफ लॉ से वो न्यूमेरिकल बना गाइस, तो प्लीज उसके अंदर आप उसकी अगर इक्वेशन भी लिख दोगे ना तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो फिजिक्स के अंदर आप फेल नहीं होगी, ये गारंटी है अगर आप इन टॉपिक्स को करके जाते हो। और प्लस अगर आपको किरचॉफ लॉ में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ यूट्यूब पर कई वीडियोज़ हैं, उनको जाकर देखो, लेकिन इक्वेशन बनाना एक बार ज़रूर सीख लो, क्योंकि पक्का है ये कि आपका जो क्वेश्चन है वो आएगा ही आएगा यहाँ से। तो प्लीज़ उस चीज़ को आप एकदम पक्का कर लो, एकदम प्रॉपर कर लो कि हाँ आप इक्वेशन तो लिख ही आओगे। क्वेश्चन सॉल्व ना हो वो अलग बात है, लेकिन इक्वेशन तो आप लिख ही लो। नेक्स्ट हम चलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये कितने मार्क्स का है? 8 मार्क का। इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, बट फिर भी मैंने निकाले हैं, तो इस चैप्टर को तो आपको पूरा करके जाना है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या है? 8 मार्क्स का है, बहुत हैवी वेटेज है। तो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आ जाती है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ, यहाँ पर ऑफ आएगा, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं? एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एज वेल एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं गैल्वेनोमीटर और कन्वर्जन, याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर का जो हम कन्वर्जन करते हैं एमीटर और वोल्टमीटर के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं बायोट-सावर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशन, एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशन,
फिफ्थ है आपका फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कैपेसिटर। सिक्स्थ है आपका साइक्लोट्रॉन, इसके बारे में आपको पूरा प्रिंसिपल वर्किंग ये सब पता होने चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज आती है जो एक एक दो मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है, वो है फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक के बीच में डिफरेंस। डिफरेंस याद हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिफरेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। वो क्या होगा कि सस्केप्टिबिलिटी पर बेस्ड आप यहाँ पर बताइए कौन सा नेगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो प्लीज इस पर ध्यान जरूर देना। नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर टोटल मार्क्स आते हैं 3 मार्क्स, और इसके अंदर ना जो दो चीजें आपको बता रही हूँ सिर्फ यही पढ़ के चले जाना, मार्क्स मिल जाएंगे। वो क्या है, यूजेस एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि कैसे वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, और उनके यूजेस ये जरूर करके जाना, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। और नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड जो भी आपके सामने प्रेजेंट है ना, सब पढ़ लेना, बिकॉज कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। नोट्स हैं आपके पास, वेल एंड गुड, नोट से पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो, टीचर के नोट हैं, क्लासरूम के नोट्स हैं, लेकिन पढ़ो जरूर, ठीक है। आसपास का भी अगर लिख के आओगे ना, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो उसके आसपास का भी लिख के आओगे तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। ये पूरी एक यूनिट है जो कि 8 मार्क्स की होती है, जिसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। पहला है मोशनल ईएमएफ, उसके बाद सेल्फ एंड, जो मैंने आपको पहले डेफिनेशन में भी बताया था वो यहाँ पर थोड़ा आपको वास्ट वर्जन में यानी कि ब्रीफ वर्जन में आपको पढ़ना है। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन बताई थी, लेकिन अब किसके रिस्पेक्टिव में आपको पढ़ना है, सोलेनॉइड के रिस्पेक्टिव में। ओके, क्वेश्चन बनेगा, जरूर बनेगा, और आपको वो क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। नेक्स्ट आते हैं प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट एज वेल एज नॉट सीरीज सर्किट। कंडक्टर वाला सर्किट आएगा, कैपेसिटर वाला सर्किट आएगा। तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपका इंडक्टिव सर्किट के बारे में एज वेल एज कैपेसिटर सर्किट के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे सीरीज यानी कि मिक्सचर ऑफ आरएलसी। मिक्सचर इन सभी सर्किट्स का आप जब बनाओगे तो उसका भी आपको पता होना चाहिए। एसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, दोनों की ही एक साथ बताने वाली हूँ। टोटल मार्क्स हैं 14 मार्क्स, बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसके अंदर आपको जल्द से जल्द अपना सारा काम इस यूनिट का कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स हैं तो पास होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर इसकी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। वो कंडीशन क्या हो सकती है, दैट ये सेकंड नहीं है, ये इसी का पार्ट है, दैट रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। वो कौन सा था आपका, साइन, वेट अ सेकेंड, साइन C इज इक्वल टू 1/μ। ओके, ये आपकी जो कंडीशन है ये वो वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, 2 लेंसेज जो कॉन्टैक्ट में है उनकी फोकल लेंथ निकालनी है। वो आप कैसे निकालते हो, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये आपकी फोकल लेंथ निकल जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे मेलस लॉ के ऊपर। मेलस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज इसको स्किप करके मत जाना। फिर आता है ब्रूस्टर्स लॉ, जो मैंने आपको डेफिनेशंस के अंदर भी बताया था, लॉज के अंदर भी बताया था। तो इनको तो देखो आप, मैंने इसलिए कहा था आपसे कि आप प्लीज इन पर्टिकुलर डेफिनेशंस को, लॉज को, इन प्रिंसिपल्स को पहले कवर करना, किसी भी चैप्टर को छूने से पहले इनको कवर करना, ताकि जब आप उस चैप्टर को पर्टिकुलरली पूरी तरीके से पढ़ने आओगे, पूरी तरीके से शुरू करने आओगे, तो आपका हाफ से ज़्यादा पोर्शन पहले ही कंप्लीट हो चुका होगा, सिर्फ डेरिवेशन वाला पार्ट रह जाएगा। ओके, तो प्लीज़ वो वाली 1 से 2 घंटे लगाकर पहले डेफिनेशन, लॉज एज वेल एज प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर लेना। फिर आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो आपके टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब होते हैं, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर कर लेना, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं एटम्स के ऊपर। एटम जो है वो 3 मार्क्स का है, न्यूक्लियस 3 मार्क्स का है। ओके, सो यहाँ पर एटम के अंदर इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। वो कौन सा टॉपिक है, बोर्स की थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑफ आएगा यहाँ पर, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप करके मत जाना। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ इन्हीं 3 से क्वेश्चन बनेगा, ये मेरी गारंटी है, इससे आगे क्वेश्चन नहीं जाएगा। पहला है रेडियो एक्टिविटी लॉ, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्सेस, और तीसरा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाले का ग्राफ। ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मत छोड़ना। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूअल नेचर में से आपके 4 मार्क्स बनते हैं, और ये 4 मार्क्स आप पूरे स्कोर कर सकते हो, क्योंकि
क्योंकि यहाँ से ना जो न्यूमेरिकल, सब आपसे कहते होंगे यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा, यस मैं भी ये कह रही हूँ न्यूमेरिकल बनेगा, लेकिन न्यूमेरिकल जो है ना वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होगा कि आपने फॉर्मूला लिखा और न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। तो प्लीज़ फॉर्मूलाज इसके अच्छे से रट के जाना, और अगर आपसे न्यूमेरिकल फिर भी नहीं बन रहा है ना, हालांकि बन जाना चाहिए क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला लगाकर आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है, फिर भी नहीं होता है तो आप क्या करोगे कि थ्योरी वाले पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करोगे। उसमें क्या करना है आपको, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट का ग्राफ तैयार करना है, एज वेल एज डेरिवेशन आपको, यानी कि जो 3 से 4 स्टेप्स के अंदर डेरिवेशन है आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की, वो आपको जरूर तैयार करके जानी है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, काफी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। नाउ कम्युनिकेशन आपका 5 मार्क्स का है, जिसके अंदर आपको नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन एज वेल एज प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पता होनी चाहिए, एज वेल एज जो आपका ब्लॉक डायग्राम्स हैं उनको भी प्लीज करके जाना। ब्लॉक डायग्राम वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं, अगर एग्जामिनर का मूड हुआ तो वैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ओके, तो लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके यही है, नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन एज वेल एज प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट हम आते हैं सेमीकंडक्टर पर। नाउ सेमीकंडक्टर के अंदर 7 मार्क्स का पूरा चैप्टर है, यानी कि इजीली 7 मार्क्स मिलेंगे, बहुत इजीली मिलेंगे, बस कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना। वो क्या है, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के अंदर हाफ एंड फुल दोनों ही जंक्शन आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बोलना चाहूँगी एनपीएन पीएनपी जो आपके बनते हैं यहाँ पर जंक्शंस, उसको प्लीज़ ज़रूर याद रखना, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल डायोड्स हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर, जिसमें से कौन से हैं, जीना डायोड, एलईडी, फोटो डायोड एंड सोलर सेल। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगी जब आप ये सारे स्पेशल डायोड्स पढ़ लो तो जब रिविजन के आप 3 से 4 घंटे लगाओगे ना, उन 3 से 4 घंटे के अंदर आपको क्या ज़्यादा रिवाइज करना है, जीना डायोड पर ज़्यादा ध्यान देना है और फोटो डायोड पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज़ करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, पूरी डेरिवेशन, पूरा उसका वर्किंग, एज वेल एज आपको यहाँ पर ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर ये चीज़ आती है। नाउ सब कुछ बता दिया मैंने, जो आपको पढ़ना है सब कुछ आपके सामने है। अब जो काम है वो आपका है, अब वो काम मेरा नहीं है, मेरा काम था आपको बताना और आपको सही गाइड करना कि आप पास हो जाओ, ठीक है। इससे आगे का काम आपका है, आपको मोटिवेटेड फील कराना मेरा काम है, जो मैं हालांकि करा रही हूँ आपको। देखो आप जो हो ना सिलेक्टेड टॉपिक्स करके जा रहे हो तो कॉन्फिडेंस आना थोड़ी सी डिफिकल्टी वाली बात हो जाती है, लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर। कॉन्फिडेंस हमेशा आपका बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इट विल डिसाइड योर मार्क। हमेशा आपकी नॉलेज मार्क्स डिसाइड करती है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका मार्क्स को डिसाइड करता है। क्यों? बिकॉज जो बच्चे को सारी नॉलेज है, जिसने सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर करते ही पैनिक कर गया, उसको डर लगने लगा, तो यानी कि कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर, जिसकी वजह से जो उसने पढ़ा है ना माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा और वो पढ़ा हुआ भी नहीं लिख पाएगा वहाँ पर। तो आपको क्या करना है, जितना आप अपने आप को यकीन दिलाते रहना है कि जितना आपने पढ़ा है वो आपने टू द पॉइंट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ा है, तो अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इस मेंटालिटी के साथ आप सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं, आप 45 से 50 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके, एज वेल एज आपको पॉजिटिव रहना है कि हाँ आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। आप कुछ भी करो, आपको क्या करना है, बहुत डिफिकल्ट होता है सीबीएसई के अंदर फेल होना। आप अगर 25 से 30 से 35 पेजेस भी भर देते हो ना अपने फिजिक्स के पेपर के अंदर, तो भी आपको वो फेल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अच्छा खासा कंटेंट लिख दिया है। अगर आपको पूरी क्वेश्चन पेपर के अंदर कुछ भी नहीं आता है तो आपको क्या करना है कि देखिए, अगर ब्रूस्टर्स लॉ से, बायोट-सैवर्ट्स लॉ से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल है या फिर कोई डेरिवेशन आपको बोली गई है, तो आप पहले उसकी डेफिनेशन लिख दो, ठीक है, उसकी यूनिट लिख दो, उसका पूरा फॉर्मूला लिख दो। आपको अगर वो 3 मार्क का क्वेश्चन होगा ना तो 1 मार्क या 1.5 मार्क्स वहाँ पर मिल ही जाएंगे। तो आपको आसपास की चीज़ें लिख देनी है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर या फिर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, ओके, उसके आसपास की चीज़ें लिख दो। अदरवाइज अगर एक क्वेश्चन आपको पूरी तरह से आता है तो प्लीज़ टू द पॉइंट लिखना। कोई फायदा नहीं है बड़े बड़े आंसर्स लिखने का, मार्क्स नहीं गेन होते हैं। फायदा कब मिलेगा बड़े बड़े आंसर्स लिखने का? जब आपको कुछ नहीं आता है और आपने थोड़ा बड़ा उसके अंदर लिख दिया है, तो एग्जामिनर को हो सकता है मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग कोई एक वर्ड काम का दिख जाए और वहां पर वो आपको मार्क्स दे दे। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। यू कैन एंड यू विल स्कोर वेरी गुड इन योर फिजिक्स एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिक्स एग्जामिनेशन। अपने आगे आने वाले जो आपके फ्रेंड्स हैं जनरली उनके साथ शेयर करो, जिनका अभी आने वाले 2 डेज के अंदर एग्जामिनेशन है, वो भी अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से कर पाए और अगर वो फेल होने वाले हैं तो वो पास हो जाएं। मेरी गारंटी थी कि इस क्वेश्चन इसी में से बनेंगे। अब आपका ये काम होना चाहिए कि आप जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर
शेयर करो, इन टॉपिक्स को करो। अगर देखो आप कह रहे होगे मैम सारे ही टॉपिक्स दे दिए, जितना है उतना तो करना ही पड़ेगा। अगर पास होना है तो करना पड़ेगा, फेल होना है तो वीडियो को अभी बंद कर दो, दैट्स ओके, लेकिन पास होना है तो ये टॉपिक्स तो आपको करने ही पड़ेंगे गाइस। विद दैट सेड शेयर करो वीडियो को जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, जितना हो सकता है जिसको इसकी जरूरत है उसके साथ शेयर करो। लाइक करो, लाइक का टारगेट है 200 लाइक्स, प्लीज कंप्लीट कर देना। एज वेल एज कमेंट करो, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगी। और उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।